हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद इशू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने गुप्त काल तक पढ़ा था। गुप्त काल का पतन होने के बाद पुष्यभूति वंश की शुरुआत हुई। पुष्यभूति वंश को वर्धन काल के नाम से भी जाना गया था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति बना और नए नए राजवंशों का उदय हुआ। उनमें से कुछ प्रमुख थे मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़। पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेसर में बनाई थी, जो हरियाणा राज्य का एक जिला है थानेसर, जो आज भी है। तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर में बनाई थी। प्रभाकर वर्धन सबसे प्रभावशाली शासक हुआ पुष्यभूति वंश का, जिसे परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधियां दी गई थी। काफ़ी सम्मानजनक उपाधियां थी, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से इन्हें 2 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री थी इनकी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के एक मौखरी राजा ग्रहवर्मा से इन्होंने कर दिया और इनके पति की हत्या देवगुप्त ने की। राज्यश्री के जो पति थे ग्रहवर्मा, उसकी हत्या कर दी गई देवगुप्त के द्वारा और राज्यश्री को कारावास में डाल दिया। फिर इनके जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, इन्होंने देवगुप्त को मार डाला और देवगुप्त का एक मित्र था गौड़ नरेश शशांक करके, जिसने राज्यवर्धन को धोखा देकर उसकी भी हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, यानी कि बहुत ही ईर्ष्या करता था बौद्ध धर्म से, इसलिए इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा दिया गया 606 ईस्वी में। उस समय ये केवल 16 वर्ष की इसकी उम्र थी। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बना लिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक दूसरा चीनी यात्री और था जिसका नाम फाइयान था। वो किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। अगर जिसने वो नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देखिए जाके, ठीक है, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ह्वेनसांग जो था उसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था ह्वेनसांग और बौद्ध जो ग्रंथ संग्रह करने के लिए भारत आया था, यानी कि बौद्ध धर्म में इतनी आप कह सकते हो कि काफ़ी प्रचलित था बौद्ध ग्रंथ जो थे हमारे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष भी पहले अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन जैसे ही चीनी यात्री ह्वेनसांग से हर्षवर्धन मिला तो उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ठीक है, और फिर वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। और नालंदा में उस टाइम पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। प्रमुख केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वीं वार्षिक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग भी स्वयं इसके 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ लिखे थे हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट माना गया था पुष्यभूति वंश का। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिला है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तुला यंत्र, जिसको जल पंप कहते थे। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण होता था, यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध थे मथुरा सूती वस्त्र। तो ये था हमारा पुष्यभूति वंश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, हेल्प एंड शेयर ईच अदर।